हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेस। हाउ आर यू बच्चों? आज हम हमारे इतिहास पार्ट जो चल रहा था एसएसटी का, उसका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, हमने 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। 4th चैप्टर जो है वो आपके सिलेबस में से डिलीट हो चुका है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं। और अब हम 5th जो चैप्टर है आपका वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, 5th चैप्टर है आपका राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसमें ये भी एक चैप्टर आपका जो एक स्टोरी से स्टार्ट है, जैसे कि बाकी सब चैप्टर्स हैं। चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो देखा कि उसके नाना नानी जो है वो वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वह चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने? देखो, ये तो सबको ही पता है, सबने देखा होगा, सबके पेरेंट्स जो वोट डालने जाते हैं, क्यों जाते हैं हम वोट डालने? क्यों जाते हैं? क्योंकि हम कहाँ रहते हैं? एक लोकतंत्र में रहते हैं। ठीक है, हमारा देश क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र है। तो जहाँ पर हम अपने जो नेताओं का या अपने शासक जो है, जो ठीक है लीडर जो है, उनका चुनाव हम स्वयं करते हैं, खुद करते हैं। इसलिए हमें किसका अधिकार है? वोट देने का अधिकार है। तो इसी तरह से कि कुछ लोग, जैसे आज शासक जो मतलब जो मंत्री बनते हैं, मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, जो ये सब कैसे बनते हैं? जब हम वोट देते हैं। ठीक है, हम इनका चुनाव करते हैं, या फिर हमारे द्वारा चुने हुए नेता जो क्या करते हैं? सरकार चलाते हैं और हमारे लिए डिसीजन लेते हैं, हमारे वेलफेयर के लिए। इसी तरह से पहले जो शासक बने थे कुछ लोग, वो किस तरह से शासक बने थे, तो इसके बारे में आज ये चैप्टर हमारा है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। कुछ लोग शासक कैसे बने? लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? ठीक है, आज़ादी के बाद से, स्वतंत्रता के बाद से तो हम जैसे चुनाव के बाद ही अपने नेताओं का चुनाव करते हैं, लेकिन उससे पहले जब ये सिस्टम नहीं था इलेक्शंस का, तब कैसे लोग जो थे वो शासक कैसे बनते थे? हमने पहले चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजित करते थे और राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। ठीक है, पहले जो थी ये इस तरह की चुनाव की कोई प्रथा नहीं थी। कुछ पहले ज़्यादातर या तो कुछ जन लोगों द्वारा चुने जाते थे, या फिर बड़े बड़े यज्ञ करते थे, और जब वो प्रतिष्ठित हो जाते थे, प्रसिद्ध हो जाते थे, तब राजा बनते थे। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। एक अश्वमेध नाम का यज्ञ होता था। ठीक है, इसमें एक घोड़ा होता था उस यज्ञ का, तो उसको छोड़ दिया जाता था राज्य में। तो राजा के लोगों की देखभाल में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ा जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका, यदि कोई अन्य राजा उसको रोकता था तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। जैसे ये वाली कहानी आपने याद हो तो देखी होगी कि इसमें रामायण में ये जो पार्ट आता है लवकुश वाला। ठीक है, लवकुश जो है श्री राम जी का छोड़ा हुआ जो घोड़ा है, उसको पकड़ते हैं अश्वमेध यज्ञ का। तो आपने देखा होगा ये ऊपर, अब तो लॉकडाउन में तो सबने देखा होगा रामायण में। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। मतलब जो घोड़ा पकड़ लेते थे उसे, उस यज्ञ करने वाले जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा था, उससे युद्ध करना होता था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ये यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित भी किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था और यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजना में राजा का जो क्या होता था, स्थान मुख्य होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी जो खासकर उसके रानियां, पुत्र, ये भी सब कई छोटे छोटे अनुष्ठान इनको भी करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की प्रक्रिया को देखना ही
होता था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ कई अनुष्ठान करता था। विष और वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शुद्र मानते थे, उनमें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अब देखो वर्ण प्रथा, जैसे देखो अभी हमने क्या पढ़ा है कि विश्व अथवा वैश्य ये उपहार लाते थे और शूद्र जिन्हें माना जाता था। अब एक तो हो गए पुरोहित ब्राह्मण जो क्या करते थे, अनुष्ठान करते थे। विश्व वैश्य उपहार लाते थे। शूद्र क्या करते थे, इन्हें शामिल नहीं किया जाता था। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक वर्ण सिस्टम हो गया, ठीक है, कास्ट सिस्टम हो गया, जातिवाद जो हो गया, जाति किस तरह से डिवाइड किया हुआ था, किस तरह से बांटा हुआ था उस समय के समाज को जातियों में। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि वर्ण सिस्टम क्या था। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाते हैं। कि ऋग्वेद देखो सबसे पहले वैदिक काल का सबसे पुराना पहला ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद माना जाता है। इसके बाद जो भी ग्रंथ रचे गए वैदिक, वो उत्तर वैदिक ग्रंथ उन्हें कहा जाता है। उत्तर वैदिक मतलब उसके बाद के रचे हुए ऋग्वेद के। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल है। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई है। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। उस समय समाज में बहुत सारे समूह थे, जैसे पुरोहित है, योद्धा है, कृषक है, पशुपालक है, व्यापारी है, शिल्पकारी है, श्रमिक है, मछली पकड़ने वाला था, जंगल में रहने वाले अन्य लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित और योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक थे, शिल्पकार थे, श्रमिक थे, मछली पकड़ने वाले, शिकारी, भोजन संग्राहक, ये क्या थे, निर्धन थे, गरीब थे। मतलब जो ज़्यादा खेती बाड़ी करने वाला जो कृषक था, व्यापारी थे, वो बड़े धनवान थे कई तो, ठीक है। और पुरोहित जो ब्राह्मण और योद्धा थे, सैनिक वगैरह, ये वैभवशाली थे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, ये धनवान थे। और नॉर्मल जो जैसे शिल्पकार हो गए, कोई श्रम करने वाला श्रमिक हो गया, मजदूर हो गया, मछली पकड़ने वाला शिकारी है, भोजन संग्रह ये सब क्या थे, गरीब वर्ग थे, निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित कर रखा था। ये देखिए 4 वर्गों में विभाजित कर रखा था पुरोहितों ने। 4 वर्ग कौन कौन से थे ये, ठीक है, हम देख लेते हैं। इन चारों वर्गों जिन्हें वर्ण कहा जाता है, उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण किसका था, ब्राह्मणों का था। उनका काम क्या था, वेदों का अध्ययन करना और यज्ञ करना था, जिसके लिए उन्हें उपहार भी मिलते थे। दूसरा स्थान किसका था, शासकों का, अथवा जिन्हें क्षत्रिय भी कहा जाता था। उनका काम क्या होता था, युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरे स्थान पर विश्य या वैश्य आते थे। इसमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी, ठीक है, मध्यम वर्ग मतलब कुछ संपन्न लोग जो आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान देखो किसका था, सबसे दयनीय स्थिति किनकी थी, शूद्रों की थी। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था और किसी प्रकार के अनुष्ठान में इन्हें शामिल होने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। औरतों को भी शूद्रों के समान ही माना जाता था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया था, ठीक है। तो 4 ये कौन कौन से हो गए, पहला ब्राह्मण वर्ग हो गया, दूसरा शासक क्षत्रिय वर्ग हो गया, तीसरा क्या हो गया, वैश्य वर्ग हो गया, चौथा क्या हो गया, शूद्र वर्ग हो गया, ठीक है। जिसमें सबसे खराब स्थिति किनकी थी, शूद्रों की थी। और औरतों को भी शूद्रों के समान माना जाता था और वेदों का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्ति में भी नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान क्या होती थी, ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्ग में कुछ शिल्पकार, शिकारी अछूत वर्ग में कुछ शिल्पकार होते थे, कुछ शिकारी भी, भोजन संग्राहक भी शामिल थे। और वे लोग भी इसमें आते थे जो शवों का दफनाने और जलाने का काम करते थे, ठीक है। मतलब शवों और जलाने और दफनाने का जो काम करते थे ना, मतलब शमशान घाट में, तो वो भी क्या माने जाते थे, उन्हें भी अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे, कुछ जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो।
कई लोगों ने छूतछात की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस चैप्टर को यहीं तक पढ़ने वाले हैं कि शासक लोग कैसे बने। वर्ण व्यवस्था जो थी समाज में उस समय वैदिक काल जो था उस समय वर्ण व्यवस्था किस प्रकार की थी, तो ये हमने आज के इस चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, कि लोग जो थे आज जैसे चुनावों से बनते हैं शासक, जो नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो उस समय शासक कैसे बनते थे ये हमने पढ़ा है अश्वमेध यज्ञ के द्वारा। और किन्हें अधिकार था यज्ञ करने का, कौन कौन सी वर्णों में समाज को जो था विभाजित किया गया था, कौन कौन से 4 वर्ण थे, किसकी स्थिति ज़्यादा सही थी। जो सबसे श्रेष्ठ जो थे ब्राह्मण वर्ग था, फिर उसके बाद क्षत्रिय आते थे जिसमें राजा भी थे, योद्धा भी थे, सैनिक वर्ग भी था। ठीक है, इसके बाद तीसरे स्थान पे वैश्य आते थे, मतलब जो कुछ संपन्न लोग थे समाज के, जैसे कृषक हो गए, किसान, पशुपालक हो गए, व्यापारी जो हो गए। इसके अलावा और इन्हें भी क्षत्रिय और वैश्य इन दोनों को यज्ञ का अधिकार प्राप्त था। लेकिन सबसे अंतिम स्थान किसका था? शूद्रों का था, जिन्हें किसी तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। और अनुष्ठान यज्ञ का तो बिल्कुल भी नहीं था। और औरतें जो थी उन्हें भी शूद्रों के समान माना गया और इन्हें वेदों के अध्ययन का भी अधिकार नहीं था। ठीक है, अब कुछ लोग इसको मानते थे और कुछ नहीं भी मानते थे। कुछ का कहना था कि ये जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए था, कुछ इस भेदभाव को अनुचित मानते थे, कुछ मानते थे कि अनुष्ठान करने का अधिकार सबका होना चाहिए। कई लोगों ने इसकी आलोचना भी की, छुआछूत की। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगी, नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम इसके आगे का जो पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे, जनपद और महाजनपद। इसके बारे में आज हम आगे वाले में चैप्टर में पढ़ेंगे, 5th चैप्टर में आपके। और इसमें से भी आपका काफ़ी पार्ट जो है डिलीट हो चुका है, सिर्फ जनपद महाजनपद पढ़ना है। कुछ कृषि में परिवर्तन कर है इसके बारे में, बाकी जो मगध है, वज्जी जो है, कौन कौन से जनपद थे, महाजनपद थे, इनके बारे में डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये डिलीट हो चुका है आपके सिलेबस में से। ओके बच्चों, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से, और अपना वर्क भी कर रहे होंगे आप। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।